से स्वागत है। हम शेयर बाजार में ईपीएस टीटीएम क्या होता है, आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ईपीएस क्या होता है। जो आपने मनी कंट्रोल में देखा होगा, हमेशा जब भी आप कोई शेयर चेक करते हैं तो उसमें एक ईपीएस लिखा होता है या ईपीएस टीटीएम लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका रोल क्या होता है किसी भी शेयर्स को जानने में, तो उसी के संबंध में है ये वीडियो। तो आइए चलते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले हम देखते हैं ये टीटीएम क्या है, इसको क्लियर कर दूं मैं आपको। टीटीएम या ट्रेलिंग 12 मंथ्स एक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का एक मेजरमेंट है। टीटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेलिंग 12 मंथ्स। और ये इकोनॉमिक बेस भाषा में इसको कहा जाता है और इसको किस में यूज किया जाता है? लास्ट जो 12 मंथ्स होते हैं उसके परफॉर्मेंस को दर्शाता है किसी भी कंपनी के लास्ट 12 मंथ्स। ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, वो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। यहां मैं टीटीएम की बात कर रहा हूं। टीटीएम फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, वो क्या होता है? लास्ट 12 ईयर्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा फिक्स रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, जबकि टीटीएम जैसे जैसे महीना बदलता जाएगा वैसे वैसे वो टीटीएम भी लास्ट 12 मंथ्स बदलता जाएगा। ठीक है, यह कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का यूज करके मापा जाता है, और जो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट होती है उसका यूज करके ये टीटीएम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टीटीएम से लास्ट 12 मंथ्स की अवधि के लिए कंपनी की आय की गणना की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये टीटीएम हो गया हमारा क्लियर। अब जानते हैं ईपीएस क्या होता है। अर्निंग्स पर शेयर कैन बी डिफाइंड एज दैट शेयर ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच शेयर होल्डर। आप इसके ईपीएस की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लें। ईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग्स पर शेयर। और इसकी फुल फॉर्म में ही इसका सारा का सारा कंप्लीट मीनिंग छुपा हुआ है। अर्निंग पर शेयर कहने का मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास शेयर्स हैं और उन्हें अपने शेयर्स पर कितनी अर्निंग हो रही है पर शेयर के हिसाब से, उसी को क्या कहते हैं हम? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब खास बात, कभी भी अर्निंग टोटल इनकम पर होती नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मेरी कोई शॉप है और मैंने उस शॉप में 50 लाख का माल बेचा, तो मेरी टोटल इनकम 50 लाख रुपए थोड़ी ना होगी। वो टोटल इनकम तो 50 लाख होगी, लेकिन टोटल अर्निंग मेरी जो है ना वो 50 लाख नहीं हुई, क्योंकि टोटल इनकम जो 50 लाख हुई है उसमें मैं अपनी टोटल कॉस्ट भी तो घटाऊंगा। जब टोटल इनकम में से मैं टोटल कॉस्ट घटा दूंगा तब उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? अपना प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है ना, अर्निंग होती है। किसी भी कंपनी की जो नेट प्रॉफिट होता है, किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, वही उसकी अर्निंग माना जाता है। और वो अर्निंग जब वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है पर शेयर के हिसाब से, तो उसे हम ईपीएस कहते हैं। तो ईपीएस का सिंपली अर्थ क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर। कोई भी शेयर होल्डर पर शेयर पर कितनी अर्निंग ले रहा है उसको हम ईपीएस कहते हैं। फर्दर, इट इज कंसिडर्ड टू बी ए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पैरामीटर एज इट हेल्प्स टू गेज ए कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। और ये किस रूप में काम आता है आपके? ईपीएस किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानना हो आपको कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईपीएस का। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट हमको एक बार के लिए क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हायर ईपीएस रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द कंपनी। जितना ज्यादा ईपीएस होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है और उतना ही ज्यादा उस कंपनी को प्रॉफिटेबल माना जाता है और उतना ही ज्यादा शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होता है। तो ईपीएस ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है, ईपीएस कम होता है तो कम प्रॉफिट होता है। अब इसको और आगे समझते हैं, देखिए आइए। अब देखते हैं टीटीएम ईपीएस क्या है, या ईपीएस टीटीएम बात एक ही है। टीटीएम ईपीएस कह लो या ईपीएस टीटीएम कह लो, दोनों एक ही बात ही है। टीटीएम ईपीएस शोज द ट्रेलिंग 12 मंथ्स अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच शेयर होल्डर। ईपीएस और टीटीएम दोनों शब्दों को मिलाकर ये बनता है ईपीएस टीटीएम या टीटीएम ईपीएस। ये सिंपली क्या बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है। अब टीटीएम ईपीएस फाइनेंशियल ईयर को नहीं बताएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। जैसे ही मैंने ईपीएस के आगे टीटीएम लगा दिया या इसके साथ टीटीएम लगा दिया, तो इसका मतलब अब फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। ध्यान रखना, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। तो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कितना पर शेयर अर्निंग हुआ है शेयर होल्डर्स को,
उसी को हम क्या कहेंगे, टीटीएम ईपीएस। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब है टीटीएम ईपीएस के फॉर्मूला देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला वाला फॉर्मूला है जो वही कहता है कि नेट प्रॉफिट जो कंपनी का हुआ है उसमें से माइनस कर दो आप प्रिफर्ड डिविडेंड्स। प्रिफर्ड डिविडेंड प्रिफर्ड जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं तो प्रिफर्ड जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रिफर्ड डिविडेंड दिया जाता है। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, प्रिफर्ड डिविडेंड माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय, फिर ये इसमें किसका भाग लगा देंगे, एंड ऑफ पीरियड कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कहने का मतलब ये इतना बड़ा वाक्य है, इसको मैं छोटा कर देता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स का भाग लगा देंगे। सिंपली जितने भी एंड ऑफ पीरियड में नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका हम भाग लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये टीटीएम ईपीएस निकल कर आ जाएगा। फिर आगे दूसरा फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। फिर यहां नेट प्रॉफिट को ही नेट इनकम भी कह देते हैं, कई बार नेट प्रॉफिट को ही क्या कह देते हैं, नेट इनकम भी कह देते हैं। और फिर वही माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये सब एक ही है चीजें, ठीक है। अब ये दो जो फॉर्मूला है ये तो आप शेयर मार्केट में अकाउंट्स में काफी सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ये ज्यादा शायद मेरे को लगा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए ये समझना कि ईपीएस क्या है। आपको तो बेसिक भाषा में समझना है ईपीएस क्या है, अब इतना ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, तो मैं उसके लिए एक नया फॉर्मूला आपके पास लाया हूं। देखिए वो है सिंपली टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। किसी कंपनी की कितनी रेवेन्यू है उसमें से अगर उसकी सारी जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी घटा दें और उसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ईपीएस निकल कर आ जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, चलिए टीटीएम ईपीएस एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी पिछले 12 माह की टोटल रेवेन्यू 1000 रुपीज है और टोटल कॉस्ट 600 रुपीज है, तथा उस कंपनी के मार्केट में शेयर्स की संख्या कितनी है, 20 है। अब ध्यान दे, टोटल रेवेन्यू में जितनी भी प्रकार की कंपनी को रेवेन्यू हो रही है वो मैं शामिल कर रहा हूं, और टोटल कॉस्ट में जितनी भी प्रकार की कॉस्ट है, चाहे से वो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो, किसी भी प्रकार की कॉस्ट हो, वो सब मैंने कॉस्ट में शामिल किया है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। तो अब इससे हम ईपीएस कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला है सिंपल वाला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 1000 हमारी टोटल रेवेन्यू है, फिर माइनस टोटल कॉस्ट है हमारी 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 20। उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 20 है मार्केट में, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। तो आंसर आया 400 डिवाइडेड बाय 20। तो कंप्लीट आंसर आया अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी के कोई शेयर किसी के पास है, इस कंपनी के शेयर्स होल्डर्स को पर शेयर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए उसे पर शेयर के हिसाब से मिल रहे हैं, ठीक है। किसी कंपनी के शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है, ये बताता है ये ईपीएस, ठीक। अब इसको और अंत में समझेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। टीटीएम ईपीएस का महत्व क्या है, अब यहां हम कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं इसका क्या रोल है, क्या कहानी है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के टीटीएम ईपीएस के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। सरल सी भाषा में, आप मनी कंट्रोल ऐप यूज करते हो चाहे से मोबाइल में, या moneycontrol.com यूज करते हो, कहीं पर भी जब आप किसी स्टॉक के बारे में देखते हैं तो वहां आपको ईपीएस टीटीएम या टीटीएम ईपीएस लिखा हुआ दिख जाएगा, तो उसको जरूर देखें आप। कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है यही बताता है टीटीएम ईपीएस, क्या बताता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ये शो करता है, ठीक है। अब यहां खास बात एक चीज कि जो टीटीएम ईपीएस अभी मान लीजिए हमारे केस में कितना आया था, 20 रुपए आया था, जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स को वो ईपीएस बांटा जाए। मान लीजिए अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, 20 रुपए, तो जनरली कंपनियां क्या करती हैं, वो अर्निंग पर शेयर की जो वैल्यू आती है, जैसे हमारे केस में मान लीजिए अभी हमारे एग्जांपल में 20 रुपए आई, तो वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी सोचती है कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय अगर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है,
कंपनी को जो कंपनी का ईपीएस कितना आया था, अभी 20 रुपीज आया था, ठीक है। तो वो ये 20 रुपीज शेयर होल्डर्स को नहीं देगी, वो शेयर होल्डर्स को नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो क्या करेगी, इस 20 रुपए के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से 20 रुपए हुए थे टोटल, तो इस प्रॉफिट का प्रयोग करके वो क्या करेगी, कंपनी को आगे ग्रोथ में लगाएगी, ठीक है। कंपनी को ग्रोथ में लगाने के लिए ये इस ईपीएस की राशि का यूज करेगी ताकि कंपनी आगे बढ़े। अब मान लीजिए पहले किसी शेयर की कीमत थी 400 रुपए, ठीक है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और ईपीएस है 20 रुपीज, और उसने डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया है उसने, तो फिर क्या होगा, शेयर होल्डर्स के पास पैसा आया नहीं है, कंपनी ने सारा पैसा ग्रोथ में लगा दिया, और शेयर की कीमत पहले थी 400, तो क्या अब भी 400 ही रहेगी? नहीं, ये अब अप होगी। कितनी होगी इसका कोई पता नहीं है। जितनी कंपनी ग्रोथ करेगी उतनी अप होती चली जाएगी। जितना ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उतनी ही ज्यादा बाद में क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज्यादा कंपनी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और जितनी ज्यादा कंपनी बड़ी होगी उसकी सेल ज्यादा होगी, अर्निंग्स ज्यादा होगी, तो अर्निंग्स ज्यादा होगी तो उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो क्या है, धीरे धीरे 400 से बढ़कर 4000 भी हो सकती है और 4 लाख भी हो सकती है। आपने एप्पल कंपनी के शेयर्स की प्राइस देखी होगी, एमआरएफ के शेयर्स की प्राइस देखी होगी, तो इनकी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम बांटते हैं और अपनी कंपनी के ग्रोथ में ज्यादा उस पैसे का यूज करते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है ईपीएस दिया जाए, वो कंपनी के ग्रोथ में लगाया जा सकता है और बदले में शेयर होल्डर्स को उसकी प्राइस इंक्रीज होने से फायदा होता है। अब आगे देखते हैं स्कोर। शॉर्ट टर्म में कंपनी झूठे तरीके अपनाकर टीटीएम ईपीएस को बढ़ा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। कुछ कंपनियां क्या होती है, नई नई खुलती हैं, तो मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए और शेयर होल्डर्स से अपने पास पैसा लाने के लिए शेयर होल्डर्स उस कंपनी में अच्छा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं जिनका ईपीएस अच्छा होता है। जनरली क्या होता है, जिनका ईपीएस अच्छा होता है हम लोग उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में कुछ कंपनियां क्या करती है, जो नई नई कंपनियां आई होती हैं वो क्या करती है, अपना ईपीएस बढ़ाकर दिखाती है, जिससे शेयर होल्डर्स जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ईपीएस बढ़े हुआ है, सर ने बताया था ईपीएस जो बढ़ा हुआ है, मैंने नेट पे भी सर्च किया होता कि ईपीएस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फायदा है, तो वो ये देखकर क्या करते हैं, उस कंपनी में पैसा लगाने लग जाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में ऐसे झूठे तरीके अपना सकती है कंपनियां, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो तभी ईपीएस दिखेगा आपको अच्छा, तब जब उसकी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप क्या करें, जिस भी कंपनी का सामान्यतः टीटीएम ईपीएस 4-5 वर्षों तक कंटिन्यू बढ़ता चला जाए, वही कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो आप किसी कंपनी का टीटीएम ईपीएस जो देखें वो 1 वर्ष का नहीं देखें, ईपीएस को आप 4-5 वर्ष का देखें। अगर 4-5 वर्ष में कंटिन्यू उसका ईपीएस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट गेन कर रही है, और प्रॉफिट गेन करके उस कंपनी का आकार बढ़ता चला जा रहा है, ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। और जिस कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी उसकी जाहिर बात है शेयर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आपने मार्केट में अगर रिसर्च की हो और अगर थोड़ा बहुत देखा हो तो कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, एप्पल कंपनी के शेयर्स की प्राइस आप जानते हैं कितनी ज्यादा है। एचडीएफसी भी बार बार में चढ़ता है, फिर उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, तो ये भी एक नामी ग्रामी कंपनियां हैं। ऐसे ही हमारे एमआरएफ की कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां स्प्लिट कर देती हैं, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, आप देख लेना, मेरे सीरीज चल रही है शेयर मार्केट पर, तो उसमें मैं आपको कई चीजें बता चुका हूं। तो कहने का मतलब, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप केवल किसी भी एक टॉपिक को न देखें कि सर ने ईपीएस बताया था, ईपीएस ज्यादा है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, सर ने बताया था पी रेशो ज्यादा है तो मैं पी के आधार पर। कहने का मतलब, आप कोई भी एक टॉपिक के आधार पर या एक रेशो के आधार पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी की ग्रोथ। उस ग्रोथ को जाने, उस कंपनी की डिटेल्स जाने, वो क्या बिजनेस करती है और उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, वो कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सारा सब कुछ देखें। इसके लिए ईपीएस एक अच्छा मीडियम है, इसका यूज किया जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।